लीजिए सुनिए अंतोन चेखव की लिखी कहानी घोंघा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी चिलावेक व फुतलियारे से इसका अनुवाद किया है अनिल जन विजय ने। दो शिकारी जिन्हें शिकार खेलते खेलते देर हो गई थी, रात बिताने के लिए मिरोनोसित्स को एक गांव के मुखिया प्रोकोफी के खलिहान में ठहर गए। उनमें से एक तो था पशु चिकित्सक इवान इवानिच और दूसरा था बूरकीन हाई स्कूल का अध्यापक। इवान इवानिच का कुल नाम कुछ अजीब सा था, चिमशा हिमालयस्की। ये उसे बहुत फबता न था और लोग उसे उसके नाम व पैतृक नाम इवान इवानिच से ही पुकारते थे। वो शहर के पास एक घोड़ा फॉर्म में रहता था और खुली हवा का मजा लेने के लिए शिकार पर निकला था। अध्यापक बूरकीन हर साल गर्मियां काउंट पा की जागीर में गुजारता था और यहां सब उसे जानते थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इवान इवानिच दरवाजे के बाहर चांदनी में बैठा पाइप पी रहा था। वो बड़ी मूछों वाला लंबे कद का दुबला पतला बूढ़ा सा आदमी था। बूरकीन अंदर भूसे पर लेटा हुआ था और अंधेरा उसे छिपाए था। वे एक दूसरे को किस्से सुनाकर वक्त काट रहे थे। बातों बातों में मुखिया की बीवी मावरा का भी जिक्र आया, जो बिल्कुल स्वस्थ और समझदार औरत थी। ये औरत कभी अपने गांव के बाहर नहीं गई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी, कभी किसी शहर में कदम नहीं रखा था। पिछले 10 वर्ष उसने अंगीठी के पास बैठकर गुजार दिए थे और बाहर सड़क पर वो सिर्फ रात को ही निकलती थी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बूरकीन ने कहा। इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी से मिलना जुलना स्वभावतः पसंद नहीं करते और घोंघे या केकड़े की तरह अपने खोल में ही घुसते जाने की कोशिश करते हैं। शायद ये स्वभाव इस बात का द्योतक है कि हमारे पूर्वजों की प्रवृत्तियां हमें फिर फिर लौट आती हैं। ये उस काल की देन है जब हमारे पूर्वजों ने सामाजिक जीवन नहीं सीखा था और हर शख्स अकेला अपनी गुफा में पड़ा रहता था, या शायद ऐसे लोग मनुष्य की अनेक किस्मों में से एक हों, कौन जाने। मैं प्रकृति विज्ञान से परिचित नहीं हूं और इन समस्याओं को हल करना मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में मावरा जैसे लोग कोई अजूबा नहीं है। दूर क्यों जाएं? यूनानी भाषा के अध्यापक हमारे सहयोगी बिलिकोफ को ही ले लें, जिसकी अभी 2-1 महीने हुए हमारे शहर में मौत हो गई। आपने उसके बारे में अवश्य सुना होगा। उसमें अजीब बात यह थी कि मौसम कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो हमेशा रबर के ऊपरी बूट और भारी अस्तरदार गर्म कोट पहने रहता था और छाता हमेशा अपने साथ रखता था। छाते को वो हमेशा खोल में रखता था। अपनी घड़ी भी वो भूरे रंग के साबर के खोल में रखता था और जब कभी वो पेंसिल गढ़ने के लिए चाकू निकालता तो वो भी एक खोल में ही बंद होता। यहां तक कि उसका चेहरा भी एक खोल में ही बंद लगता, क्योंकि वो हमेशा ओवरकोट के बड़े कॉलर में छुपा रहता था। वो गहरे रंग की ऐनक लगाता था और मोटा स्वेटर पहने रहता था। कानों में रुई ठूंसे रहता था और जब कभी घोड़ा गाड़ी में बैठता तो कोचवान से छतरी चढ़ा देने को कहता। बस ये कहिए कि उसमें निरंतर एक ऐसी अदम्य इच्छा रहती थी कि वो अपने आप को चारों ओर से ढके रखे, अपने लिए खोल बना ले, सबसे अलग और प्रभाव से सुरक्षित रह सके। वास्तविकता से वो झुंझला उठता था, घबरा जाता था, डर जाता था और शायद अपनी कायरता और वर्तमान से अपनी अरुचि छिपाने के लिए वो हमेशा विगत काल व उन चीजों की प्रशंसा करता रहता था जिनका कभी अस्तित्व ही न था। जो मृत भाषाएं वो पढ़ाता था वे भी वास्तव में उसके लिए ऊपरी बूट और छाता ही थी, जिनकी आड़ में वो असली जिंदगी से अपने को छिपाए रखता था। वो मिठास भरे लहजे में कहता, ओह कितनी सुरीली, कितनी सुंदर है यूनानी भाषा। और मानो अपने शब्दों की पुष्टि करते हुए वो अपनी आंखें आधी मीच कर और उंगली उठाकर फुसफुसाता, अनत्रोपोस। अपने विचारों को भी बिलिकोफ एक खोल में ही छुपा कर रखने की कोशिश करता था। सिर्फ वे ही गश्ती चिट्ठियां और अखबारी लेख उसकी समझ में आते थे जिनमें कोई चीज गैर कानूनी करार दी गई हो।
जब किसी सर्कुलर द्वारा ये पाबंदी लगा दी जाती कि स्कूली बच्चे रात के 9 बजे के बाद सड़क पर ना निकलें, या किसी लेख में वासना की निंदा की जाती, तो उसे ये बातें बहुत निश्चित और स्पष्ट लगती। ये बातें गैर कानूनी हो गईं। बस उसे किसी भी बात की अनुमति या छूट में कुछ न कुछ अस्पष्टता या शंका की गुंजाइश नजर आती थी, और उसे ऐसा मालूम पड़ता था कि बात पूरी तरह नहीं कही गई है। यदि शहर में किसी को नाटक मंडली, वाचनालय या चायखाना खोलने का लाइसेंस मिलता, तो वो अपना सिर हिलाता और धीमी आवाज से कहता, यदि कोई किसी नियम का उल्लंघन करता, ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन कहीं कुछ हो न जाए। जब कोई किसी नियम का पूरी तरह पालन नहीं करता या उससे बचने की कोशिश करता, तो वो हताश हो उठता। हालांकि कोई पूछे, उसे इससे क्या लेना देना था। यदि कोई अध्यापक स्कूल की प्रार्थना में देर से आता, या स्कूल के लड़कों की किसी शरारत की खबर उसके कानों तक पहुंचती, या कोई अध्यापिका शाम को देर से किसी अफसर के साथ देखी जाती, तो वो बड़ा परेशान हो उठता और बराबर यही दोहराता कि कहीं कुछ हो न जाए। अध्यापक परिषद की बैठकों में वो हम लोगों को अपने चौकन्नेपन, शंकाओं व संशयों से, अपने बिल्कुल खोल बंद विचारों से तंग कर डालता था कि स्कूल के छात्र छात्राओं का व्यवहार शर्मनाक है, क्लासों में शोर बहुत होता है, कहीं ये खबर हाकिमों तक पहुंचा दी गई तो कुछ हो न जाए, और अगर दूसरी कक्षा से पित्रोफ को और चौथी कक्षा से योगोरफ को निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहे। और आप क्या समझते हैं? उसकी आहें और कराहें उसके छोटे से बदरंग चेहरे पर। हाँ, उसका चेहरा बिल्कुल चूहे जैसा छोटा सा था। उसके चेहरे पर जड़ा गहरे रंग का चश्मा, इस सब से हमारे दिमाग पर ऐसा बोझ पड़ता कि हम ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेते, पित्रोफ और योगेरफ के चाल चलन के नंबर काट लेते, उन्हें सजा देते और आखिरकार उन्हें स्कूल से निकाल देते। हम लोगों के घर आने की भी उसकी अजीब ही आदत थी। वो किसी अध्यापक के घर चला आता और मानो ताक लगाए चुपचाप बैठा रहता। घंटे 2 घंटे तक इसी तरह बैठने के बाद वो उठकर चला जाता। इसे वो अपने सहयोगियों से अच्छे संबंध कायम रखना कहता था, और ये बात साफ थी कि इस तरह मिलने जाना उसे अप्रिय लगता था। पर वो हम लोगों से मिलने सिर्फ इसलिए आता था कि अपने साथियों के प्रति इसे अपना कर्तव्य मानता था। हम सब उससे डरते थे, यहां तक कि हेडमास्टर भी उससे डरते थे। जरा सोचिए तो, हमारे अध्यापक सब शिष्ट और बुद्धिमान लोग हैं, शिद्रीन और तुर्गेनफ की रचनाओं पर पले हुए हैं, लेकिन इस तुच्छ से आदमी ने, जो हर वक्त रबर के ऊपरी बूट और छाता लिए रहता था, 15 साल तक पूरे स्कूल पर आतंक जमाए रखा, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरे शहर को काबू में रखा। हमारी महिलाओं ने शनिवार वाले शौकिया नाटक प्रदर्शन बंद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसको पता न लग जाए। पादरियों की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने गोश्त खा ले या ताश खेल ले। बिलिकॉफ जैसे लोगों के असर में पिछले 10-15 वर्षों में हमारे नगर के लोग हर चीज से डरने लगे हैं। वे जोर से बात करते हुए डरते हैं, खत लिखते, किसी से दोस्ती करते, किताबें पढ़ते, गरीबों की मदद करते, अनपढ़ लोगों को शिक्षित बनाते डरते हैं, हर बात से डरते हैं। इवान इवानिच ने कोई बात कहने के लिए गला साफ किया, पर पहले उसने अपना पाइप जलाया, चांद की तरफ ताका, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, हाँ, शिष्ट और बुद्धिमान लोग हैं, तुर्गेनफ और शिद्रीन की वक्ल वक्ल की रचनाएं पढ़ते हैं, और ऐसे घोंगे से दब गए, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। यही तो सारी बात है। बूरकी ने फिर कहना शुरू किया, बिलिकॉफ और मैं एक ही मकान में एक ही मंजिल पर रहते थे। हमारे दरवाजे आमने सामने थे। हम एक दूसरे से अक्सर मिलते थे, और मैं बखूबी जानता था कि उसका घरेलू जीवन कैसा है। यहां वही हाल था। ड्रेसिंग गाउन, रात की टोपी, झिलमिली चटखनियां, तरह तरह की रोकें व पाबंदियां, और वही मकूला, आह, कहीं कुछ हो न जाए। व्रत का आहार। ईसाइयों के यहाँ व्रत के समय गोश्त तथा दुग्ध पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, अंडे आदि खाने की मनाही होती है। इनके अलावा और कुछ भी खाया जा सकता है। मुआफिक नहीं आता था।
लेकिन वो सामान्य खाना इसलिए नहीं खाता था कि लोग कहेंगे कि बिलिकॉफ व्रत नहीं रखता, इसलिए वो मक्खन में तली हुई मछली खाता। ये उपवास का खाना नहीं था, लेकिन आप उसे सामान्य भोजन भी नहीं कह सकते। वो किसी औरत को नौकर नहीं रखता था, इस ख्याल से कि लोग उसके बारे में न जाने क्या सोचेंगे, और इसलिए उसने एक 60 बरस के बूढ़े को रसोइया रख लिया था। बूढ़े का नाम अफानासी था और वो सनकी व शराबी था। किसी जमाने में वो अर्दली रह चुका था और उल्टा सीधा खाना भी पका लेता था। अफानासी आमतौर पर दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा और गहरी सांस लेकर हमेशा एक ही बात दोहराता दिखाई देता। आजकल सभी हुजूर बन गए हैं। बिलिकॉफ का सोने का कमरा छोटा सा था, बिल्कुल बक्से जैसा ही, और उसके पलंग पर चंदोबा तना हुआ था। जब वो सोने लगता तो कंबल सिर पर रख लेता। गर्मी और घुटन होती, हवा बंद दरवाजों पर सिर पटकती और चिमनी में साए साए करती रहती। रसोई से आहों की आवाज आती, अब कुशन जैसी आहें। और कंबल के अंदर भी उसे भय लगता कि कहीं कुछ हो न जाए, अफानासी उसे कत्ल न कर दे, चोर न घुसाए। और फिर रात भर उन्हीं आशंकाओं से भरे सपने देखता, और सुबह जब हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते तो उसका चेहरा उतरा हुआ और पीला होता। वो बिल्कुल स्पष्ट होता कि उस चहल पहल भरे स्कूल से भी जहां वो जा रहा है वो रोम रोम से घृणा करता है और उससे डरता है, तथा ये भी कि उस जैसे स्वभावतः एकांत प्रेमी व्यक्ति को मेरे साथ चलना नागवार है। वो कह उठता, क्लासों में कितना शोर होता है, मानो अपनी बोझिल मनोदशा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। ये तो हद से बाहर है। और गौर कीजिए, यूनानी का ये मास्टर ये घोंघा तक एक बार शादी करते करते रह गया। इवान इवानीच ने झट से मुड़कर खलिहान के अंदर देखा और कहा, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, बात जरूर अजीब है, लेकिन उसकी शादी बस होते होते ही रह गई। मिखाइल साविच कोवालेंको नाम का एक उक्रानी हमारे स्कूल में भूगोल और इतिहास का नया अध्यापक होकर आया था। उसकी बहन वार्या उसके साथ आई थी। वो लंबे कद का सांवला नौजवान था। उसके हाथ बड़े बड़े थे और आप उसकी सूरत से ही अंदाज लगा सकते थे कि उसकी आवाज़ खांसी भरी है, और उसकी आवाज़ थी भी ऐसी भारी कि मालूम पड़ता था कि किसी पीपे में से आ रही हो। उसकी बहन भी, जो इतनी जवान तो नहीं थी, उसकी उम्र करीब 30 वर्ष की रही होगी, लंबी छरहरी थी, काली भवें, लाल लाल गाल, बस गजब की थी और हंसती रहती थी। जरा जरा सी बात पर उसका कहकहा गूंज उठता। हा हा हा। जहां तक मुझे याद है, कोवालेंको और उसकी बहन से हेडमास्टर की सालगिरह की दावत पर ही हम लोग पहली बार अच्छी तरह परिचित हुए। उन कठोर लकीर के फकीर मुर्दा दिल मास्टरों के बीच, जो ऐसी दावतों में जाना भी बेजान फर्ज बनाए हुए थे, एकाएक लगा कि सौंदर्य की देवी फेनिल जल से निकल खड़ी हुई हो। अपने हाथ कमर पर रखकर चलती, हंसती गाती, नाचती, बड़े भाव भीने स्वर में उसने उक्रानी लोकगीत हवाएं बह रही हैं गाया। फिर कई और गीत सुनाए। उसने हम सब पर जादू सा कर दिया, बिलिकॉफ पर भी। वो उसके पास जाकर बैठ गया और एक मीठी मुस्कुराहट के साथ बोला, उक्राइनी भाषा अपनी मिठास और मधुर सुरीलेपन से प्राचीन यूनानी भाषा की याद दिलाती है। इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुई और बहुत भावुक ढंग से उसे बताने लगी कि गद्याच इलाके में उसका एक फॉर्म है, वहाँ उसकी माँ रहती है। वहाँ ऐसी नाशपातियाँ, ऐसे खरबूजे और ऐसे कद्दू होते हैं। उक्राइनी लोग लौकी को कद्दू कहते हैं और उनके यहाँ नीले बैंगनों व लाल टमाटरों के साथ बहुत जायकेदार शोरबा बनता है। इतना जायकेदार कि बस पूछिए मत। हम लोग उसकी बातें सुनते रहे और एकाएक ही हम सबको एक साथ एक ही बात सूझी, इन दोनों की शादी क्यों न हो जाए। हेडमास्टर की बीवी ने मेरे कान में कहा। न मालूम क्यों हम सबको एकाएक याद आया कि हमारा बिलिकॉफ कुंवारा है, और हम लोगों को ये अजीब सा लगा कि ये बात पहले कभी हमारे ध्यान में क्यों नहीं आई। उसके जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू पर
कभी हमारी नजर ही नहीं गई। स्त्रियों के विषय में उसके क्या विचार हैं, उस समय तक हम लोगों ने कभी इन बातों पर सोचा भी नहीं था। हमें गुमान भी नहीं हो सकता था कि ऐसा व्यक्ति जो हर मौसम में रबर के ऊपरी बूट पहनता है और चंदोवे के तले सोता है, प्रेम भी कर सकता है। हेडमास्टर की बीवी ने अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहा, हम 40 से ऊपर हैं और ये 30 बरस की है। मेरा ख्याल है कि ये उससे शादी कर लेगी। हमारे प्रांतीय क्षेत्रों में ऊब की वजह से लोग क्या कुछ नहीं करते, कितनी ही फिजूल और बेमतलब हरकतें। ये सब इसलिए होता है कि जो बातें जरूरी होती हैं वे कभी नहीं की जाती। अब आप ही सोचिए, हम लोगों को क्या पड़ी थी कि इस बिलीकोफ की शादी कराएं, जिसकी विवाहित व्यक्ति के रूप में कल्पना भी असंभव थी। हेडमास्टर की बीवी, इंस्पेक्टर की बीवी और स्कूल से संबंधित तमाम दूसरी महिलाओं में जैसे एकाएक जान आ गई। उनकी सूरतें भी ज्यादा अच्छी लगने लगीं, मानो सहसा उनको जीवन में कोई उद्देश्य मिल गया हो। अब हेडमास्टर की बीवी ने थिएटर में एक बॉक्स रिजर्व करवाया और उसमें थे कौन कौन। वार्या बैठी एक बड़ा पंखा झल रही थी, उसका चेहरा खिला हुआ था और उसके बगल में बिलिकॉफ साहब तशरीफ रखे हुए थे, छोटे से, सिकुड़े हुए, मानो घर में से चिमटे से खींच कर लाए गए हों। मैंने खुद शाम के चाय पानी की दावत दी। महिलाएं हट करने लगीं कि बिलिकॉफ और वार्या को जरूर बुलाऊं। गरज ये कि सिलसिला शुरू हो गया। मालूम हुआ कि वार्या को शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसका जीवन अपने भाई के साथ कोई सुख से नहीं कट रहा था। वे दिन भर एक दूसरे से बहस करते और लड़ते रहते थे। ये एक बहुत आम सी बात थी कि कोवालेंको सड़क पर डग भरता हुआ चला आ रहा है। एक लंबा चौड़ा इंसान, कढ़ाईदार कमीज पहने, बालों की एक लट टोपी से निकलकर माथे पर पड़ी हुई, एक हाथ में किताबों का बंडल, दूसरे में एक मोटी सी गांठदार छड़ी। उसके पीछे उसकी बहन चली आ रही है, वो भी हाथ में किताबें लिए हुए। वो जोर से बहस करती, लेकिन मिखाइलिक, तुमने ये नहीं पढ़ी है, मैं जानती हूं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि तुमने ये हरगिज नहीं पढ़ी। ओह खुदा के वास्ते मिंचिक, तुम इस कदर खफा क्यों होते हो? आखिर हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैंने ये पढ़ी है। कोवालेंको पहले से भी ज्यादा चीख कर कहता है। और अगर घर पर बाहर का कोई आदमी आता तो निश्चित था कि दोनों लड़ने लगें। वो शायद ऐसी जिंदगी से तंग आ गई थी और उसकी इच्छा रही होगी कि उसका अपना घर हो। इसके अलावा उम्र का भी तकाजा था। पसंद का आदमी ढूंढने के लिए वक्त भी कहाँ रह गया था। वो किसी से भी शादी कर सकती थी, यूनानी भाषा के अध्यापक से भी। वैसे एक बात ये भी है कि हमारी लड़कियों की यही हालत है, शादी करनी है तो किसी से भी कर लेंगी। खैर, जो भी हो, वार्या हमारे बिलिकॉफ की ओर काफी खिंचने लगी थी। और बिलिकॉफ, वो कोवालेंको के यहाँ भी उसी तरह जाता था जैसे बाकी हम सब के यहाँ वो मिलने जाता। बैठ जाता और चुपचाप बैठा रहता। वो चुपचाप बैठा रहता और वार्या उसे हवाएं बह रही हैं गीत सुनाती या गहरी आंखों से ताकती या एकाएक कहा मारकर हंस पड़ती। प्रेम के मामले में, खासकर शादी के मामले में, दूसरों के सुझावों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर शख्स, उसके साथी और महिलाएं भी बिलिकॉफ को इस बात का विश्वास दिलाने लगे कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और ये कि उसके लिए जीवन में सिवाय इसके कुछ भी बाकी नहीं रह गया है कि वो शादी कर ले। हम सब उसको बधाई देते और बारी बारी से गंभीर मुद्रा में तुच्छ बातें कहा करते, जैसे कि शादी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा कदम है, या ऐसी ही और बातें। इसके अलावा वार्या आकर्षक तो थी ही, उसे सुंदर भी कहा जा सकता था। फिर वो काफी ऊंचे पद के सरकारी अधिकारी की बेटी थी। उसका अपना फॉर्म था। इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि वो पहली औरत थी जिसने उससे सहृदयता का व्यवहार किया था। बस उसका सिर फिर गया और उसने फैसला कर लिया कि शादी कर लेना उसका फर्ज है। बस यही वक्त था उसके रबर के ऊपरी बूट और छाता गोल कर देने का।
इवान इवानिच ने जोड़ा। जी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो बिल्कुल असंभव सिद्ध हुआ। उसने अपनी मेज पर वार्या की एक तस्वीर रख ली। वो अक्सर मेरे पास आता और वार्या पारिवारिक जीवन, विवाह की गंभीरता आदि पर बातें करता। वो कोवालेंको के घर भी अक्सर जाता, लेकिन उसने अपनी आदत जरा भी नहीं बदली। उल्टे शादी कर लेने के फैसले का उस पर बहुत बुरा असर हुआ। वो दुबला हो गया और पीला पड़ गया और लगने लगा कि वो अपने खोल में और अंदर घुसता जा रहा है। मुंह जरा सा टेढ़ा कर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो मुझसे कहता, वरवारा साविष्णा मुझे पसंद है और मैं ये भी मानता हूं कि हर शख्स को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये सब इस कदर अचानक हो रहा है। इस पर जरा गौर कर लेना ही ठीक होगा। मैं उससे कहता, इसमें गौर क्या करना है, शादी कर डालिए, बस किस्सा खत्म हुआ। नहीं नहीं, शादी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पहले से सोच लेना चाहिए कि भविष्य में मेरा क्या फर्ज होगा और क्या जिम्मेदारियां आ पड़ेंगी, ताकि बाद में कहीं कुछ हो ना जाए। मैं इससे बहुत परेशान हूं। रात रात भर नींद नहीं आती, और सच तो यह है कि मुझे डर लगता है। उसके और उसके भाई के सोचने का ढंग कुछ ऐसा अनोखा है, उनका दृष्टिकोण ऐसा अजब है, और वो कितने चंचल स्वभाव की है। मैंने शादी कर ली और बाद में कहीं कुछ हो गया तो? और वो वार्या से शादी के लिए प्रस्ताव नहीं कर रहा था। एक दिन से दूसरे दिन के लिए टालता जा रहा था, और इससे हेडमास्टर की बीवी और दूसरी महिलाएं बड़ी निराश थीं। वो अपनी होने वाली जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को ही नाप तौल रहा था। प्रायः रोज ही वो वार्या के साथ घूमने के लिए जाता। शायद उसका विचार था कि इस परिस्थिति में यही मुनासिब है, और उसके बाद वो मुझसे पारिवारिक जिंदगी के सभी पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे पास आ जाता। ये बिल्कुल मुमकिन था कि यदि सहसा एक भयानक हंगामा न हो जाता तो वो वार्या से शादी का प्रस्ताव कर देता, और एक वैसी ही बेकार सी बेवकूफ़ी भरी शादी हो जाती, जैसी कि आए दिन हजारों सिर्फ इसलिए होती रहती है कि इससे बेहतर कुछ और करने को नहीं होता। मैं ये बतला दूं कि वार्या के भाई को बिकिलोफ से उसी दिन नफरत हो गई थी जिस दिन वो उससे पहली बार मिला था, और वो उसका साथ भी गवारा नहीं करता था। वो कंधे बिचकाकर हम लोगों से कहता, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे उस चुगलखोर का साथ गवारा करते हैं, उस उल्लू का। आप लोग यहां रहते कैसे हैं? यहां का वातावरण ही विषैला है, उसमें दम घुटता है। आप अपने को अध्यापक कहते हैं? नहीं, आप लोग तो कलम घिस्सू हैं बस। ये स्कूल विज्ञान का मंदिर नहीं, ये तो थाना है, यहां सड़ांध आती है। नहीं भाई, मैं तो यहां कुछ दिन और रहूंगा, फिर अपने फॉर्म पर वापस चला जाऊंगा। वहां केकड़े पकड़ूंगा और उक्राइनी बच्चों को पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं तो चला जाऊंगा। आप लोग यहां रहिए इस विश्वासघाती के साथ। मेरी बला से तो वो जाए जहन्नुम में। या फिर कभी वो इतना हंसता कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसकी हंसी गहरे सुर में शुरू होती और फिर इतनी जोर की हो जाती कि वो पिपियाने लगता और मुझसे पूछता, आखिर यहां आता क्यों है वो? आखिर वो चाहता क्या है? चुपचाप बैठे बैठे घूरता रहता है। उसने बिलिकोफ का नाम भी रख छोड़ा था, मकड़ी, खून चूसने वाली मकड़ी। हम लोग उससे जिक्र नहीं करते थे कि उसकी बहन का इरादा उसी मकड़ी से शादी करने का है। एक बार जब हेडमास्टर की बीवी ने इस बात की तरफ इशारा किया कि क्या ही अच्छा हो अगर उसकी बहन बिलिकॉफ जैसे ठोस व इज्जतदार आदमी के साथ अपना घर बसा ले, तो उसने भवें से कोड़ ली और बिगड़ कर कहा, मुझे क्या लेना देना है? वो चाहे तो किसी सांप से शादी कर ले, मैं दूसरों के मामलों में दखल नहीं देता। अब सुनिए आगे क्या हुआ। किसी ने एक व्यंग्य चित्र बनाया जिसमें उसने दिखाया था कि बिलिकॉफ अपने रबर के ऊपरी बूट पहने, पतलून ऊपर चढ़ाए, सिर पर छाता लगाए वार्या के हाथ में हाथ डाले चला जा रहा है। चित्र के नीचे लिखा था, आशिक अनत्रोपोस। चित्र उसकी हूबहू नकल थी। चित्रकार ने उस चित्र पर कई दिन मेहनत की होगी, क्योंकि लड़कों और लड़कियों दोनों के
स्कूलों व धार्मिक शिक्षालय के हर अध्यापक और हर सरकारी अफसर के पास उसकी एक एक प्रति भेजी गई थी। बिलिकोफ को भी उसकी एक नकल मिली। चित्र देखकर वो घोर विषाद में पड़ गया। हम दोनों मकान से एक साथ बाहर निकले। मई की पहली तारीख थी और इतवार का दिन। हम सब लोग, तमाम लड़के और अध्यापक, स्कूल के सामने जमा होने वाले थे और वहां से शहर के बाहर जंगल में जाने की बात तय हुई थी। खैर, जब हम चले, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बोला, कैसे निर्दयी और द्वेषी लोग होते हैं दुनिया में। और उसके होठ कांपने लगे। मुझे उस पर तरस तक आ गया। हम चले जा रहे थे। एकाएक देखते क्या है कि कोवालेंको साइकिल दौड़ाए चला आ रहा है और पीछे वार्या भी साइकिल पर चली आ रही है, हाँफती हुई, मुंह लाल, लेकिन मस्त और हंसती हुई। उसने चिल्लाकर कहा, हम आप लोगों से पहले वहां पहुंच जाएंगे। कैसा सुहावना दिन है, कैसा सुंदर, अद्भुत। वे दोनों ओझल हो गए। हमारे बिलिकोफ का चेहरा पीले से एकदम सफेद फक्क हो गया। वो स्तब्ध रह गया और ठिठक कर मेरी तरफ घूरने लगा। उसने आश्चर्य से पूछा, या खुदा, ये है क्या? क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ है? स्कूल के मास्टरों के लिए और खास तौर से औरतों के लिए क्या ये मुनासिब है कि वे साइकिल पर चढ़ें? इसमें हर्जी क्या है? मैंने पूछा। वे साइकिलों पर क्यों न चढ़ें? पर यह तो हद से ज्यादा है। मुझे अविचलित देखकर वो भौंचक कर रह गया और चीख उठा, ये क्या कहते हैं आप? इस बात से उसको इतना धक्का पहुंचा था कि उसने आगे जाने से इनकार कर दिया और घर वापस चला गया। दूसरे दिन मारे घबराहट के वो लगातार अपने हाथ मलता रहा और चौंकता रहा। उसकी सूरत से मालूम होता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिंदगी में पहली बार उस दिन वो छुट्टी होने के पहले ही स्कूल से घर चला गया। उसने खाना भी नहीं खाया। शाम के वक्त, हालांकि अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, वो गर्म कपड़े पहनकर कोवालेंको के मकान की तरफ पैर घसीटता हुआ चल दिया। वार्या कहीं बाहर गई हुई थी। मुलाकात उसके भाई से ही हुई। बैठिए, कोवालेंको ने बड़े रूखेपन से भवें से कोड़कर कहा। उसके चेहरे पर अभी तक नींद का भारीपन बाकी था। वो खाने के बाद आराम करके उठा ही था और बहुत झुंझलाया हुआ था। बिलिकोफ लगभग 10 मिनट तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं आपके पास अपनी आत्मा का बोझ हल्का करने आया हूं। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। किसी ओछे निंदक ने मेरा और एक महिला का, जो हम दोनों को बहुत प्रिय है, एक व्यंग्य चित्र बनाया है। मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आपको इस बात का यकीन दिला दूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जिसकी वजह से इस किस्म का भौड़ा मजाक किया जाता, बल्कि मेरा व्यवहार तो हमेशा वैसा ही रहा है जैसा कि किसी भी शरीफ आदमी का होना चाहिए। कोवालेंको मुंह फुलाए चुप बैठा रहा। विकिलोफ ने कुछ देर इंतजार करने के बाद बहुत धीमी, दुख भरी आवाज में फिर कहना शुरू किया, मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं। मैं कई साल से नौकरी कर रहा हूं और आप अभी नए आए हैं। एक अनुभवी सहयोगी की हैसियत से मैं आपको पहले से सचेत कर देना अपना कर्तव्य समझता हूं। आप साइकिल पर सवारी करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो नौजवानों को शिक्षा देता है, मनोरंजन का ये तरीका बहुत ही निंदनीय है। क्यों? कोवालेंको ने अपनी भारी आवाज में पूछा। साविच, मैं समझता हूं कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर स्कूल के मास्टर साइकिल पर चढ़ने लगे तो विद्यार्थियों के लिए सिर के बल चलने के सिवा और क्या बचता है। और फिर ये भी कि चूंकि कभी बाकायदा इसकी इजाजत नहीं मिली है, ऐसा करना गलत है। कल मैं तो दंग रह गया और जब आपकी बहन को देखा तब तो मुझे चक्कर आ गया। कोई युवती साइकिल पर चढ़े, ये तो बड़ी भयानक बात है। आप आखिर चाहते क्या हैं? मैं सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं मिखाइल साविच। आप नौजवान हैं, अभी आपको बहुत दुनिया देखनी है। आपको अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। आप इतने लापरवाह हैं।
हद से ज्यादा लापरवाह। आप कढ़ाईदार कमीजों को पहनते हैं, हमेशा हर तरह की किताबें उठाए सड़क पर चलते हैं, और अब तो आप साइकिल भी चलाने लगे हैं। हेडमास्टर साहब को खबर होगी कि आप और आपकी बहन साइकिल चलाते हैं, फिर बात स्कूल के संरक्षक तक पहुंचेगी, और ये अच्छा नहीं है। कोवालेंको ने गुस्से में लाल होते हुए कहा, अगर मैं और मेरी बहन साइकिल चलाते हैं तो इसमें किसी का क्या दखल? और जो कोई मेरे निजी मामलों में दखल देना चाहे वो जहन्नुम में जाए। बिलीकॉफ का चेहरा पीला पड़ गया और वो उठ खड़ा हुआ। अगर आप मुझसे इस अंदाज से बातचीत करेंगे तो मैं और ज्यादा बात नहीं कर सकता, उसने कहा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि फिर कभी मेरे सामने अफसरों के बारे में इस तरह अपने विचार जाहिर न कीजिएगा। हाकिमों का लिहाज जरूरी है। कोवालेंको ने उसे नफरत से घूरते हुए पूछा, क्या मैंने हाकिमों के बारे में कोई बेजा बात कही है? बराए मेहरबानी आप मुझे छोड़ दें। मैं ईमानदार आदमी हूं और आप जैसे सज्जन से बातें करना पसंद नहीं करता। मुझे चुगलखोरों से नफरत है। बिलीकॉफ घबराकर हड़बड़ी में कोट पहनने लगा। उसका चेहरा फक्क था। उसकी जिंदगी में ये पहला मौका था कि किसी ने उसे इतनी सख्त बात कही हो। उसने अपने कमरे से बाहर सीढ़ियों पर निकलते हुए कहा, आप चाहे जो कहें, मैं आपको सिर्फ इतनी चेतावनी देना चाहता हूं। मुमकिन है हमारी बातें किसी तीसरे आदमी के कानों में पड़ी हों, और इससे बचने के लिए कि उन्हें गलत तरह से पेश किया जाए और कहीं कुछ हो न जाए, मेरी आपकी जो बातचीत हुई है उसकी सूचना मुझे हेडमास्टर को देनी होगी। मोटे तौर पर यह करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। क्या सूचना? जाओ दे लो। कोवालेंको ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे धकेल दिया। बिलीकॉफ अपने रबर के ऊपरी बूटों के साथ खड़बड़ाता हुआ नीचे लुढ़क चला। जीना काफी ऊंचा और सीधा था, लेकिन बिलीकॉफ बखैरियत नीचे आ लगा। खड़े होकर उसने अपनी नाक टटोली कि चश्मा सही सलामत है या नहीं, पर जिस वक्त वो सीढ़ियों पर लुढ़कता नीचे आ रहा था, ठीक उसी वक्त वार्या दूसरी दो औरतों के साथ ड्योढ़ी में घुसी थी, और वे तीनों नीचे खड़ी वो सब कुछ देख रही थी। बिलीकॉफ के लिए यही बात सबसे अधिक भयानक थी। उसे ये गवारा होता कि उसकी गर्दन टूट जाती या उसकी दोनों टांगें टूट जाती, बजाय इसके कि उसे इस हास्यजनक दशा में देखा जाता। अब सारे शहर में ये खबर फैल जाएगी, हेडमास्टर के कानों तक बात पहुंचेगी और फिर संरक्षक तक। हाय कहीं कुछ हो न जाए, कोई एक और व्यंग्य चित्र बना डाले, और इस सब का नतीजा ये होगा कि वो नौकरी छोड़ने को बाध्य हो जाएगा। जब वो उठा तो वार्या ने उसे पहचाना, और उसकी हास्यजनक सूरत, उसका गिजगिजाया हुआ कोट और उसके रबर के ऊपरी बूट देखकर वो अपने को काबू में न रख सकी और कहकहा मारकर हंस पड़ी। उसे गुमान भी नहीं था कि ये कैसे हुआ। उसका ख्याल था बिलीकॉफ का पैर फिसल गया होगा। इस गूंजते हुए जोरदार कहकहे ने शादी के प्रस्ताव का और बिलीकॉफ के जीवन का अंत कर दिया। उसने न ये सुना कि वार्या क्या कह रही है और न कुछ देखा। घर पहुंचकर उसने जो पहला काम किया वो मेज पर से वार्या की तस्वीर हटाना था। इसके बाद वो बिस्तर पर लेट गया और फिर कभी नहीं उठा। 3 दिन बाद आफा नासिब मेरे पास आया और उसने बताया कि बिलीकॉफ अजब ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। मैं बिलीकॉफ को देखने गया। वो चंदोवे के नीचे एक कंबल ओढ़े खामोश लेटा हुआ था। कोई बात पूछने पर हाँ या ना भर कह देता। बस वो वहीं लेटा रहा और सर्द आहें भरता, शराब की भट्टी की तरह महकता आफा नासी मातमी सूरत बनाए भवें ताने चारपाई के आसपास चक्कर लगाता रहा। 1 महीना गुजरा और बिलीकॉफ मर गया। हम सब लोग उसके जनाजे में गए। मेरा मतलब है वे तमाम लोग जो दोनों स्कूलों और धार्मिक शिक्षालय से संबंध रखते थे। ताबूत में लेटे उसका चेहरा बहुत कोमल और आकर्षक और यहाँ तक कि हर्षमय भी मालूम पड़ता था, मानो वो इस बात पर बहुत प्रसन्न हो कि आखिरकार उसे एक ऐसे खोल में रख दिया गया है जिसमें से उसे अब कभी बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हाँ, सचमुच उसने
अपना आदर्श प्राप्त कर लिया था और मानो उसके सम्मान में आकाश पर बादल छाए हुए थे। वर्षा हो रही थी और हम सब लोग रबर की ऊपरी बूट पहने हुए थे और छाते लगाए हुए थे। वार्या भी जनाजे में थी और जब ताबूत कब्र में रखा गया उसकी आंख से आंसू ढलक गए। मैंने ये बात देखी कि उक्राइनी औरतें या तो हंसती हैं या रोती हैं। बीच की स्थिति उन्हें मान्य नहीं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि बिलिकॉफ जैसे लोगों को दफन कर देना बड़ी खुशी की बात है। जब हम कब्रिस्तान से लौट रहे थे हमारे चेहरे गमगीन थे। कोई भी संतोष की भावना प्रकट नहीं करना चाहता था, ऐसी भावना जो हमको बहुत पहले बचपन में होती थी, जब घर के सब लोग कहीं चले जाते थे और हम लोग घंटों बाग में खेला करते थे और पूरी आज़ादी का आनंद लेते थे। आह, आज़ादी, आज़ादी! इसके इशारे भर से, इसकी जरा सी आशा से, इसके प्राप्त कर सकने की थोड़ी भी उम्मीद से हमारी आत्मा खुशी से नाच उठती है ना? कब्रिस्तान से हम लोग खुश खुश लौटे, लेकिन एक हफ्ता भी न बीतने पाया था कि जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर चलने लगी। वही थकान भरी, ऊसर, अर्थहीन जिंदगी, जिस पर गश्ती चिट्ठी से कोई पाबंदी नहीं लगी है, पर जिसे पूरी छूट भी नहीं मिली है। परिस्थिति बेहतर नहीं हुई, यद्यपि लोग शेष हैं जो खोल में रहते हैं और न जाने कितने और पैदा होंगे। हाँ, यही तो बात है, इवान इवानिच ने अपना पाइप सुलगाते हुए कहा। ना मालूम कितने ही ऐसे लोग और भी पैदा होंगे, बूरकीन ने फिर कहा। वो खलिहान के साइबान से बाहर निकल आया। वो छोटे कद का भारी भरकम सा व्यक्ति था। सिर उसका बिल्कुल गंजा था और काली दाढ़ी कमर तक पहुंचती थी। उसके साथ ही 2 कुत्ते भी बाहर आए। कितना खूबसूरत चांद है, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। रात आधी बीत चुकी थी। दाहिनी ओर सारा गांव दिखाई पड़ता था और वो लंबी सी सड़क जो करीब 4 मील तक चली गई थी। हर चीज एक गहन प्रशांत नींद में सोई हुई थी। ना कुछ हिलता डुलता था, ना कोई आवाज आती थी। विश्वास नहीं होता था कि प्रकृति इतनी शांत भी हो सकती है। जब कभी चांदनी रात में गांव की चौड़ी सड़क, उसके झोपड़ों, भूसों के ढेरों और नींद से झुके हुए बेंत के झाड़ों को देखें तो आत्मा को शांति मिलती है। फिक्र, मेहनत और दुख से रात के साए में सुरक्षित गांव अपनी स्थिरता में नेक, उदास और खूबसूरत है। सितारे तक उसे बड़े प्यार से देखने लगते हैं, मानो दुनिया में अब कोई बदी बाकी नहीं रह गई है और सब कुछ ठीक है। बाईं ओर जहां गांव खत्म होता था खुले खेतों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो सुदूर क्षितिज तक दिखाई दे रहा था। चांदनी में नहाए खेतों में भी हर चीज शांत व स्थिर थी। हाँ, यही तो बात है, इवान इवानिच ने फिर कहा। और हमारा शहरों में घुटे संकीर्ण वातावरण में रहना, बेकार लेख लिखना, ताश खेलना, क्या ये सब भी खोल के भीतर रहना नहीं है? और निकम्मे लोगों, मुकदमेबाज बेवकूफ़ों, फूहड़ काहिल औरतों के बीच सारी जिंदगी बसर करना, बेकार बातें करना और सुनना, ये सब एक खोल ही नहीं तो और क्या है? अगर आप सुनना चाहें तो एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊं। वे खलिहान के भीतर चले गए और भूसे पर लेट गए। कंबल ओढ़कर दोनों ऊँघ ही रहे थे कि बाहर किसी के हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी, मानो कोई खलिहान के पास टहल रहा हो। कुत्ते गुर्राने लगे। मावरा टहल रही है, बूरकीन ने कहा। चुपचाप लोगों का झूठ बोलना, देखते और सुनते रहना तथा फिर इसमें झूठ को सहन करने के लिए बेवकूफ़ करार दिया जाना, अपमान और निरादर सहना और खुलेआम कहने की हिम्मत न कर पाना कि मैं ईमानदार और आज़ाद लोगों के पक्ष में हूं, खुद भी झूठ बोलना और मुस्कुराना, और ये सब कुछ सिर्फ रोटी के टुकड़ों की खातिर, आरामदेह कोने 2 कौड़ी के तुच्छ पद के लिए। नहीं नहीं, यों और जीना दुश्वार है। इवान इवानिच ने करवटें बदलते हुए कहा। ये तो आपने बिल्कुल दूसरी ही बात छेड़ दी इवान इवानिच, बूरकिन ने कहा। चलिए अब सोया जाए। 10 मिनट बाद बूरकिन सो गया, लेकिन इवान इवानिच
लंबी सांसें भरता रहा और करवटें बदलता रहा, और फिर उसने अपना पाइप सुलगा लिया। अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की लिखी कहानी घोंघा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी चिलावेक व फुतलियारे से इसका अनुवाद किया था अनिल जनविजय ने।